नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जोशीमठ का जर्रा जर्रा कांप रहा। लोग दहशत में तो है ही हैं, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक के खिलाफ भी गुस्सा है। देखते ही देखते जोशीमठ में क्या से क्या हो गया। लोग दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे हैं। भले ही मुआवजा दिया जा रहा है, लोगों की हर संभव मदद की बात भी हो रही है, लेकिन घर छोड़ने और टूटने का दर्द वही समझ सकते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ या हो रहा। अब सवाल यह है, ऐसा तो नहीं कि एक दिन या एक महीने में जोशीमठ की यह स्थिति बनी। 9 महीने से कुदरत की वार्निंग जारी थी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। सब अपने आप को पाक साफ बता रहे थे। क्या जोशीमठ के बाद कहीं और इसी तरीके की घटना हो सकती है? क्योंकि उत्तराखंड में कई और जगहों पर धरती फट रही है और लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है। आखिरकार जोशीमठ के साथ साथ पहाड़ों का असल जिम्मेदार कौन है? इन सभी मामलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अनन्या बेदी की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है एनटीपीसी सबसे ज्यादा गुनहगार है। जोशीमठ शहर 10 से 12 दिन में ऐसे उजड़ा, कैसे जमीन हिली, कैसे दीवारें दरक गई, कैसे फर्श पूरी तरह से टूट गए, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कैसे यहाँ के लोगों का बुरा हाल है, कैसे उनके आशियाने छिन गए हैं, ये लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच इन सब के पीछे आखिरकार कौन है? यहाँ के लोग मानते हैं कि एनटीपीसी टनल में ब्लास्टिंग की वजह से आज जोशीमठ जो है वो इस कगार पर खड़ा है। इसी बीच इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से एनटीपीसी गो बैक यहाँ पर पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। आप यहाँ पोस्टर देखेंगे और ठीक वहां पर आप देखिए एनटीपीसी गो बैक, एनटीपीसी वापस जाओ के पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए। और मैंने ठीक अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ भी आपको नजर आएगा एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर्स लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरह के जो पोस्टर्स हैं वो पूरे मार्केट में लगे हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि आज अगर जोशीमठ इस स्थिति में खड़ा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। लेकिन कल हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो 8 इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर आई दरारों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, वही इंस्टीट्यूट जो है वो एनटीपीसी को लेकर भी रिसर्च करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। सरकार के पास वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। क्या वाकई एनटीपीसी की वजह से, क्या लगातार ब्लास्टिंग की वजह से आज जोशीमठ जो है वो इस कगार पर खड़ा है? और उसके बाद हो सकता है सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सके। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, जोशीमठ, इंडिया न्यूज। जोशीमठ में संकट के बाद से ही पिछले कई दिनों से हमारी सहयोगी अनन्या बेदी कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर है। जोशीमठ में जो चल रहा है उसकी एक एक रिपोर्ट दिखा रही है। लेकिन अब चिंता यह है कि जोशीमठ के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी खतरा बढ़ रहा है। कर्णप्रयाग में भी प्रशासन ने लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों की मांग है कि उन्हें भी जोशीमठ की तरह ही मुआवजा दिया जाए। भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बाबूगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर पीडब्ल्यूडी का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया जाए। हम भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस का वो जब तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला मैं नहीं दे जाता हूँ कहीं नहीं। देश का सवाल क्या है? क्या जोशीमठ बच सकता था? क्या पहाड़ों में विकास कार्य रोक देने चाहिए? क्या सरकार को कदम उठाने में देरी हो गई? आखिरकार जोशीमठ का असल जिम्मेदार कौन है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ हेमंत द्विवेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे, सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ हैं और फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं डीआरडीओ के। झा साहब, पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें बता रही हैं कि साहब 5 सेंटीमीटर तक दरका है जोशीमठ। पहले भी कई वार्निंग्स दी गई। पहले की अगर आप बात करिए तो कई कमेटी भी बनी जोशीमठ को लेकर, कमेटी पे कमेटी बनी, लेकिन काम कुछ नहीं। वाजिब बात है।
बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल अपनी जगह में बिल्कुल ठीक है। जो पब्लिक कह रही है वो भी अपने जगह में ठीक है, और जो साइंटिस्ट आपको कह रहे हैं वो भी अपनी जगह में ठीक है। देखिए, हो क्या रहा है कि कुछ तो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिसको अनदेखा किया गया है, और वो अनदेखा स्टेट के द्वारा किया गया है, जो वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा किया गया है, ये उनको देखना है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, कोई एक ऐसा जमीन लीजिए जो कि थोड़ा सा लूज है, जिसमें कि जो उसमें जो जहाँ पे रूम है उसको सेटल डाउन करने की, चाहे वो बालू है, चाहे गीली मिट्टी है, चाहे हल्की मिट्टी है। अब उसके ऊपर में एक चींटी दौड़ जाए, उसके ऊपर में एक तिलचिट्टा दौड़ जाए, कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर भारी पांव पड़ जाए तो जमीन धंस जाती है। यही चीज है जो कि जोशीमठ में हो रहा है। जोशीमठ के 1 या 2 पहाड़ ऐसे हैं जिससे कि लगभग कुछ 100 साल पहले वहां पे भूस्खलन हुआ था, वहां से पत्थर नीचे सरकी थी, और ओवर द डिकेड्स, ओवर द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स, वो जमीन सेटल होके एक स्लाइटली स्लैंट, जो कि कम स्लैंट है, वो जमीन बन गई, जिसके ऊपर की आज की वो जोशीमठ की आबादी आ गई है। लेकिन उस स्लैंट के ऊपर में एक दायरा होना चाहिए था जितना कि वेट वो सह सके। अब या तो कह सकते हैं कि कल के दिन हम कहीं भी अगर घर बनाना चाहें तो पहले उसका एक साइंटिफिक स्टडीज करवाएं कि इस पे कितना वेट लिया जा सकता है, या अगर हमारी जमीन है तो हम अपनी मर्जी करते हैं। जोशीमठ में भी वही हो रहा है। जिन्होंने वहां पे जमीन खरीदी है, पहले कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, और जिनको जहां जहां अपना जगह मिला उन्होंने अपने परमानेंट कंस्ट्रक्शन बना लिए हैं। मुझे 30 सेकंड हो चुका। तो इसका परिणाम यही हुआ कि जैसे उस छोटे से एरिया में जहां पे के उसके रॉक को, उसके मिट्टी को दबने का चांसेस है, वही है सबसाइड। अगर वो सबसाइड करके अगर नीचे आने का चांस था और उसके ऊपर में ज्यादा हमने वेट डाल दिया, तो उस वेट से सारा जमीन जो है नीचे दब गया, उसी को बोलते हैं सबसाइडिंग। तो सब्सिडेंस जो उसका हुआ है, उसके चलते वहां पे जमीन धंस रही है, और वो कल भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सुना है कि सिर्फ ये वार्ड 1, 4, 5 और 7 में है, मतलब बाकी जो जोशीमठ है वहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है जहां पे कि डर है नहीं। लेकिन ऐसे जो लेकिन जगह आज जो खबर आई है झा सर, उसमें कई और आप कह सकते हैं क्षेत्रों के नाम आए हैं जहां पर जमीन धंस रही है। कर्णप्रयाग है, 3-4 जगह और है, वहां पर भी नोटिस गए हैं। हेमंत द्विवेदी जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये होने वाला है। अब वहां पे अगर 100 साल पहले, 200 साल पहले वहां भी अगर लैंडस्लाइड हुआ था, वहां पे भी रॉक नीचे धंसी थी कोई बहुत बड़े भूकंप के बाद, और वहां पे जमीन सेटल हुआ है, तो वो जमीन भी अस्थिर है। तो उसका भी स्टडी करवाना चाहिए कि इसके ऊपर कितना वेट डाला जाए। 2 चीजें तो अब ठीक है, आ रहा हूं सर हेमंत द्विवेदी जी के पास। तो हेमंत जी, इस वक्त सरकार क्या कर रही है? पहली चीज, सरकार की प्रायोरिटीज 3 क्या है जोशीमठ को लेकर? पहला। दूसरा, क्या इन सब जो चेतावनी थी, फोटोज थी, कमिटीज की रिपोर्ट थी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूंगा, जो पिछली भी सरकारें रही हूं, पिछले ही मुख्यमंत्री रहे हो, क्या सबने नजरअंदाज किया तब आज जोशीमठ का यह हाल हो रहा है? सवाल मुझसे है। पहला प्रश्न हेमंत द्विवेदी जी, सरकार क्या कर रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, जवाब दीजिए। जी, पहला प्रश्न आपने किया है कि सरकार कहां खड़ी है, सरकार क्या कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये 2 जनवरी से जब से ये घटना घटी है भूधसाव की, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, चिंतित है। पूरा कैबिनेट, खुद मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कि जीरो ग्राउंड पर मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर रहे, जितने भी हमारे पीड़ित परिवार थे उन सबसे मिले। हमारी सरकार का जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वहां पर, जो सचिव हैं, उनको वहां पर कैंप करने के लिए कहा गया, और फौरी तौर पर देखिए 760 मकान जो वहां पर चिन्हित हुए हैं, खतरे की जद में है, उसमें 128 भवन जो है वो असुरक्षित हैं। उन सभी को जो है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, और सरकार उसके लिए पूरी तरह से जो है कि कैबिनेट की कल बैठक भी थी। उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने तमाम निर्णय उसमें लिए हैं, और हम पूरे पीड़ित परिवार के साथ जो हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है इसके लिए। जो भी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए किया जाएगा, उसके लिए पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदार हैं, और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा निर्वहन करेंगे। जहां तक दूसरी बात आपने कहा है कि पिछली सरकारें भी रही हैं, ये बात सही है। हाँ। झा साहब क्या नजरअंदाज किया गया?
जो कमेटीज की रिपोर्ट थी, साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स थी, क्या उसको नजरअंदाज किया गया? जी जी नहीं, 1976 में उस समय देखा गया था इस पर, जब वो मिश्रा कमेटी बनी थी, और उस समय जब इसमें जांच आई थी इस पर, कमेटी ने ये कहा भी था कि ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर जो है चट्टान का ढलान है, हिल वॉश, एक मलबा इकट्ठा हुआ जो है उस पर बसा हुआ है, ये जगह संवेदनशील है। और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए देखिए, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा जो जल विद्युत परियोजना, जो 15 परियोजनाएं थी, वो पिछली सरकार में यहाँ से उन्होंने इनको आवंटित किया था। और ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था और सबको ध्यान देना चाहिए था। ये संवेदनशील मामला है, इस पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कुछ जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, आज हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां पर, अथॉरिटी जो है वो वहां पर काम कर रही है, भूवर्गीय जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं और अनावश्यक जांचें भी संबंधित संस्थाएं वहां पर जांच कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें उस पर मैं कुछ कहना अभी उचित ही नहीं होगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने दीजिए और उस जांच के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, हमारे साथ सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुजाता जी, जो कमेटीज की रिपोर्ट्स थी, जो एडवाइजरीज साइंटिस्ट ने दी, क्या सरकारों ने उसको नजरअंदाज किया, तभी आज जोशीमठ का ये हाल है? देखिए, बार बार कहा जाता है कि जब विकास की बात होती है तो विपक्ष जो है वो विरोध करता है, और आज पता चल रहा है कि जब हम कहते हैं कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर विकास कार्य होने चाहिए, तो कोई नहीं सुनता, उसको समझता नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आज जो विनाश देख रहे हैं, ये विध्वंस देख रहे हैं, वो इसी का कारण है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ कि 1976 में जब रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद उस रिपोर्ट को शायद उस तरीके से तवज्जो हर सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकारों को देना चाहिए थे। फिर भी मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब उत्तराखंड बनने के बाद स्वामी सानंद ने 3 परियोजनाओं के लिए कहा कि इनको बंद किया जाए, तो हमने वो 3 परियोजनाएं बंद करी। 2009 में स्वामी सानंद ने कहा कि डैमिंग को बंद कर देना चाहिए भगीरथी नदी के ऊपर, उसको भी बंद कर दिया गया। 2013 की आपदा एक ऐसी आपदा थी जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, और इसी कारण से अपने मुख्यमंत्री को बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आप विपक्ष की भी आवाज को सुन लीजिए, अगर कुछ अच्छे सुझाव है उनको मान लीजिए। लेकिन अगर अब एक कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें केवल ये निर्णय लिया जाता है कि 4000 से 5000 करा जाएगा मुआवजा, तो क्या ये सही लगता है आपको? मगर अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पब्लिक डोमेन में ये बात आ चुकी है कि इसरो ने सैटेलाइट इमेजेस जारी करी है, और उसमें ये दिख रहा है कि पिछले 12 दिनों में, जब ये भूदसाव का हमने देखा था 3 जनवरी को, तो उसके पहले के 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर भूदसाव हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा था अपनी रिपोर्ट में कि इससे पहले के 7 महीनों में 9 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि भूदसाव हो रहा था, क्योंकि ये, जैसा अभी द्विवेदी जी ने भी कहा, कि ये लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ है, मरेन लैंडस्लाइड, और इसीलिए जहां पे लोग बस जाते हैं उसका विकास अवश्य होना चाहिए, मगर एक सामंजस्य बनाना होता है पर्यावरण के साथ। मगर अब आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें इसरो ने जारी करी है, ये सरकार ये काम करती है, उनको हटाने का काम जो प्रभारी मंत्री हैं उनको हमने सजेशन दिया था, मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का मिला था, और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जाकर मुलाकात की। उन्हें यह सुझाव दिया कि लोगों का जो भरोसा है वो बना रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। एक दिन के लिए सही वो गए। कांग्रेस का डेलीगेशन ये भी कह के आया उनको कि आप अपने मंत्रियों को वहां भेजिए, तो प्रभारी मंत्री पहले बहुत नानुकुर करते रहे, वो वहां गए। लेकिन हम यहाँ पे सकारात्मक सुझाव देने के लिए अब लोगों को बचाना है। एक बार वापस ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब के पास। झा साहब, 2 चीजें हैं, एक प्लानिंग, एक साइंटिफिक अप्रोच, और तीसरा बिहेवियर। बिहेवियर इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि हर चीज की एक सीमा होती है। कंस्ट्रक्शन सीमा, कितने टूरिस्ट जाएं सीमा, कितना लोड दें सीमा। क्या मैं सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं कर रहा हूं, आप और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या वो जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, कितने टूरिस्ट किस स्टेट में, किस जगह पर, किस तादाद में जाएंगे, कितने होटल बसाए जाएंगे। डेवलपमेंट जरूरी है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट उस तर्ज पर ना हो कि जोशीमठ जैसी हालत हो जाए कि जो व्यक्ति वहां रह रहा है उसको अब अपना मकान नंबर बदलना पड़ जाएगा, उसका मकान उसको छोड़ना पड़ जाएगा, उसके सामने जिसने होटल बनवाया है वहां बुलडोजर चल जाएगा। तो ये तो इसीलिए है क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है।
जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो हम बातचीत करते हैं और फिर भूल जाते हैं। झा साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सवाल आपके बिल्कुल सटीक है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो आसान नहीं है। हाँ, देखिए, क्या किसी भी जगह पे कितना आबादी होना चाहिए, क्या वहाँ की सरकारें, वहाँ की जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, भूगर्भ विभाग है, क्या उन्होंने कोई ऐसी स्टडी की है? खास करके ये पहाड़ का एरिया और जो भूकंप वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि जब भी ट्रेमर्स होती है, जैसे देखिए अभी चमोली है, ये पूरा जो बेल्ट है, मतलब आप लद्दाख से ले लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल हिमालय के साइड से जो आ रही है, ये सारा टेक्टोनिक प्लेट्स का जो घर्षण होता है वो एरिया है। और चमोली तो भूकंप दायरे के जो हम लोग कहते हैं कि ग्रेड 5 जोन में उसमें आता है, बहुत ज्यादा वहां पे भूकंप होती है। तो क्या हिमालय के पूरे दायरे में, भारत के पूरे दायरे में क्या कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी हुई है कि किस जगह में कितना इनहैबिटेशन होना चाहिए, कितना परमानेंट घर होना चाहिए, परमानेंट घर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऐसी स्टडी हुई है? नहीं हुई है। वही चीज आज जो हमारे भूकंप वाले एरिया हैं प्लेन्स में, क्या वहां भी कोई ऐसी स्टडी हुई है कि किस तरह का वहां पे घर होना चाहिए? एक घर से दूसरा घर सटा हुआ है, एक एक घर 8-8 मंजिला 10-10 मंजिला घर है, कितना होना चाहिए घर? क्या ऐसा कोई स्टडी हुआ है? नहीं हुआ है। जापान याद कीजिए, जापान बहुत भूकंप प्रोन एरिया है, वहां पे निर्देश दी गई है सरकार के द्वारा कि वहां पे जो भी घर बनेगा वो जो सिस्मिक कंप्लाइंट जोन होता है, जोन 4 या जोन 5, वो उसके कंप्लाइंट में होगा। लकड़ी के हल्के हल्के घर होते हैं, अगर वो हिला भी अधिक से अधिक वो झुक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगी। तो वही जरूरत है आज जोशीमठ में। सिर्फ जोशीमठ नहीं, आपने नाम लिया कर्णप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का, केदारनाथ चले जाइए, कहीं भी जाइए, जहां पे भी सिस्मिक एरिया हिमालय में है, और जहां जहां ऐसे जो चट्टान ढल के नीचे आए हैं और वो बाद में सेटल हुए हैं और उसके ऊपर में अभी घर बनाए गए हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे और कोई हो, तो वो हर एरिया का एक मुआयना होना चाहिए। देखिए आज के दिन में वैज्ञानिक के हाथ में वो चीजें हैं, जैसे रेडार डिटेक्शन होता है, रेडियो डिटेक्शन होता है, जिससे कि जमीन के नीचे में 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक क्या चीज है, वो जो रॉक है वो रॉक कैसा है, कल को वो रॉक सबसाइड होने वाला है क्या, तो ये सारी चीजें पता लगती है। तो आज के दिन में जब ये जोशीमठ की घटना हुई है, मुझे लगता है कि सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए और उनको ये चीज देखना चाहिए कि किस एरिया में कितना लोड जो होना चाहिए वो होता है, और लोड को कम रखने के लिए जो परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, सीमेंट जो रॉक होते हैं, उसको अवॉइड करके लकड़ी, हल्के चीजें जो होती हैं, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, उसको यूज करके किया जाए। नहीं तो कल को हर ऐसे एरिया में जहां पे कि पहले चट्टान ढला था, फिर उसके बाद में वो प्लेन हुआ या वो हल्का सा स्लोप हुआ, वो कल को फिर से वो सबसाइड होने वाला है, और जो आज जोशीमठ में हुआ है वो उन जगहों में भी होगा। तो इसलिए ये हम सब जनता को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा और वैज्ञानिक को भी समझना होगा। मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक से भी एक मिनट जहां आ रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट है, पहले इसको एक बार पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जाना जरूरी है, पक्ष और विपक्ष के पास। द्विवेदी जी, जो बात झा सर कह रहे हैं वो सोचनी पड़ेगी। हो सकता है आज आप जोशीमठ से जो लोग हैं उनको निकाल लें, पुनर्वास कर दें, नया मकान दे दें, दोबारा बना लें, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, साइंटिफिक अप्रोच से काम नहीं होगा, तो क्या पता 6 महीने बाद आप दूसरी जगह देखेगा यही हालात हो जाएगी। तो इस संदर्भ में सरकार क्या कुछ कर रही है? कुछ सीख ली है इस जोशीमठ से आपने? नहीं, निश्चित ही ये बहुत गंभीर विषय है, और उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये पर्वतीय राज्य है, हिमालय बेल्ट है, और बहुत सारी चीजें जो वो टेक्निकल बातें अभी कह रहे थे, जहां पर हमारा जिस तरह का यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। और जोशीमठ नहीं, जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय टाउन हैं, उन सब पर भी जो है कि सरकार पूरी उसकी समीक्षा कर रही है, और भविष्य में इसको लेकर कार्य योजना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनेगी कि जहां पर हम जो है कि जहां जिस प्रकार की वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप, उनको पर्यावरण को देखते हुए और वहां की साइंटिफिक जितनी भी उसके जो लैंड का जो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना वो लोड जमीन ले सकती है, किस तरह से वहां पर हम टाउनशिप बना सकते हैं, घर बनाए, इसको लेकर सरकार चिंतित है और उस पर सरकार काम भी कर रही है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपसे कि ये बात सही है, इस पर हम लोगों ने, सरकार ने इसमें सबक लिया है,
और सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है कि जोशीमठ वाला प्रकरण जो है वो सबके लिए एक आईना है इस राज्य के लिए, क्योंकि ये राज्य पर्वतीय राज्य, मैंने पहले भी आपसे कहा है, और उसको लेकर निश्चित ही मैं आपसे भविष्य में कह सकता हूं कि इन सारी चीजों का जो है कि ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक दल कई सरकारें रही, इस समय आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है कि मैं कहूं कि सब बोले। खुद आप देखिए कि एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे, अभी सुजाता जी कह रही थी उस समय कि हमारी सरकार ये रहे, जब हमारी धामी जी से हमने ये कहा 15 MOU हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तिवारी जी ने सैंक्शन किए थे उस समय पर। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा इन सब चीजों को नहीं, आप ये मत बताइए, ये धौलीगंगा प्रोजेक्ट 2008 में शुरुआत की थी, है ना? तो 2008 में अगर शुरुआत की है तो आप पहले जो 15 उसके बाद आपकी सरकार आई। सुन लीजिए, मैं तो मान रही हूँ कि कब शुरू हुई। पूरे मुझे बोलने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए ना, पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए आप। 15 MOU सबसे पहले आपकी सरकार आई थी 2000 में, 2000 में आपकी सरकार आई थी, पहली सरकार आपकी सरकार बनी थी जब राज्य बना था, और राज्य बनने के बाद 15 MOU पंतनगर में बैठ के एनडी तिवारी जी ने सैंक्शन किए थे। 15 विद्युत परियोजनाएं हैं पंतनगर में बैठ के एनडी तिवारी जी ने सैंक्शन किए थे। आप जो है सिर्फ राजनीति मत करिए, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना, राजनीति करनी है। आपने यहाँ पर इस विनाश के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तिवारी जी ने 15 विद्युत परियोजनाएं पंतनगर के अंदर बैठ के की थी। सुजाता जी, आप राजनीति मत करिए इस समय, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, सरकार पूरी तरह से सजग है। आप राजनीति कर रहे हैं, हर चीज की आप राजनीति करते हैं। आपकी पहली सरकार में आप बताइए तिवारी जी ने 15 MOU पंतनगर के अंदर मारवाड़ी के बीच में जो पंतनगर में बैठ के 15 जल विद्युत परियोजनाएं आपकी सरकार ने स्वीकृत की थी वहाँ पर। अंग्रेजों ने आप पहले इसका जवाब दे दीजिए, किया सड़कों को बनाने, पहले इसका जवाब दीजिए कि 15 जल विद्युत परियोजनाएं आपकी पहली सरकार में दिए थे कि नहीं दिए थे? पिछली सरकार के आपकी सरकार है तो सारी सरकार, पिछली सरकार ने सबसे पहली सरकार में सबसे ज्यादा आपने 15 परियोजनाएं यहाँ से की थी। आप उसका जवाब तो दे नहीं रहे, आप जो है राजनीति कर रहे हैं इस चीज में। नहीं होती। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, हमारी सरकार खुद मुख्यमंत्री जी जीरो ग्राउंड पे है, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। हर चीज में आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग। कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कांग्रेस सिर्फ जो है राजनीति करती है सब जगह। जो कोई मुद्दा मिल जाए, ये प्राकृतिक आपदा है, और इस आपदा में आप जानते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार अपनी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जीरो ग्राउंड पर है, मुख्यमंत्री की कैबिनेट सीनियर IAS अधिकारी वहाँ पर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम वहाँ पर है, सारे भू वैज्ञानिक वहाँ पर है, क्योंकि टेक्निकल चीजें, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उन टेक्निकल इश्यूज की रिपोर्ट आने। सरकार की आप हमें ना सलाह दीजिए, आप हमें दिखाई, यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वयं केंद्र की हमारी सरकार स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है। क्या हो रहा है? बिल्कुल कर रही है, आप सिर्फ राजनीति करिए। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता? मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पर, आप क्या नया पत्र केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेज रही है, और ये कहा जा रहा है उसमें कि अपने सभी प्रवक्ताओं को भी बता दीजिए कि आपने ये कहना है कि ये टनल जो है, जो इसकी जिम्मेदार है, ये जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो टनल है वो 1.1 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से। ये कहा जाएगा, आप देख लीजिएगा कल से ये कहेंगे या नहीं। ये कह रहे हैं कि टनल बोरिंग मशीन से इसको किया गया और कम से कम सरकार के पास ठीक है, आ रहा हूँ सुजाता जी। मुझे लगता है इस पर राजनीति भी जोशीमठ को लेकर ठीक ठाक तरीके से चल रही है। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक बार वापस जहाज सर के पास चलूं। इजाजत देखिए, राजनीति अपनी जगह, लोग कह रहे हैं NTPC भी जिम्मेदार है। लोगों ने कहा जो NTPC के प्रोजेक्ट्स थे उसके कारण लोड बढ़ा जोशीमठ पर, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, लोड NTPC के चलते बढ़ा ही नहीं बढ़ा है, ये तो आपको फिर से अगर कोई दूसरा स्टडी हुआ तो वो बता सकती है। लेकिन जो 1.5 किलोमीटर दूर है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या उस NTPC टनल के जो थोड़ा सा हिसाब हो रहा है, क्या वो पानी वहां से बह के फिर वही वार्ड 1 से लेके 7 तक का जो एरिया है, क्या उसी जगह में वो पानी आ रहा है, जिसके चलते कि जो वहां का रॉक है वो वहां का रॉक और सॉफ्ट होकर और फिर सबसाइड हो रहा है? ये स्टडी करने की जरूरत है। देखिए, ब्लाइंडली अगर कुछ कह दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कह दे कि हाँ वहां रोड बन रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए जोशीमठ दब गया। नहीं, ये गलत है। जोशीमठ दबने का एक और सिर्फ एक कारण वो है कि वहां की जो जमीन थी वो नीचे में 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक ये जमीन जो नीचे में है वो पत्थरों के टूट के बनी है। हाँ। और बीच बीच में बहुत सारे गैप थे, और उस गैप पे जब ये आपका आ रहा हूं सुजाता जी पड़ा है
वो वेट के चलते वो पिच दबा है और इसी तरह से सेटल होके वो नीचे फंसा है। सिर्फ ये कारण था अभी जोशीमठ के सिर्फ जहाँ साहब आगे और डैमेज ना हो जोशीमठ में, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि वहां पे जितना पूरा एरिया है, और सिर्फ जोशीमठ का नहीं, कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एक साइंटिफिक स्टडीज होके जहां पे कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो एरिया कितना सेंसिटिव है, कितना लोड लेने लायक है। क्योंकि जो भी एरिया ऐसा बना है जिसके नीचे में वो पत्थर हैं जो पत्थर ढलान जो बहुत पहले जब बड़ी भूकंप आई थी वो पत्थर ढल के नीचे आए, मड स्लाइड हुआ और उसके चलते वो प्लेन बनी है या फिर हल्का स्लोप बना है। तो उन हर एरिया में कितना लोड लिया जा सकता है पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर, वो पहले डिटरमाइन हो, और फिर वहां पे बड़ी जो भारी कंस्ट्रक्शंस होती है वो बिल्कुल अवॉइड करके हल्के कंस्ट्रक्शन जो सिस्मिक जोन के होते हैं उनको लाया जाए, तो वो करना जरूरी है। और मैं सुजाता जी से एक और चीज मैं जानना चाहता था, उन्होंने कहा था कि एक कोई समिति स्वामी सदानंद कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ मना किया था कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या वो किसी साइंटिफिक बेसिस पे प्रोजेक्ट था? क्या वो भूगर्भ का पूरा वो जांच करके तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अगर ये कंस्ट्रक्शन हुआ तो ऐसा होगा? देखिए एक चीज बहुत जरूरी है आज के दिन में समझने का कि अगर रोड बन रही है तो रोड बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर रोड बन रही है और उसका स्लोप जो है उस स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए एक्शन लिया गया है तो रोड बनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही चीज जो हो रहा है हमारे देश में, वही मुश्किल हो रहा है कि रोड काट के बना देते हैं, लेकिन जो स्लोप स्टेबलाइजेशन होती है उसको उस समय वो लोग ध्यान में लाते हैं जब कोई मिट्टी ढलती है, चट्टान जब नीचे गिरती है उसके बाद सोचा जाता है। तो ये एक गलत स्टेप है जो कि बार बार हर सरकार करती आ रही है। और आज के दिन में जो गडकरी जी ने जितना सारा जो हिली एरिया में कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, मुझे खुशी है कि उन्होंने एक साइंटिफिक ओपिनियन लिया हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक पता है वो साइंटिफिक जो एक्शन जितना लाना चाहिए वो नहीं लाई गई है। और यही कारण है कि आज के दिन में जो जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें भी कल को खामियां निकले तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, सुजाता जी कुछ ऐड ऑन करेंगे? जी, जो उन्होंने कहा अभी मैं उनको बता दूं कि प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जो है वो बाद में स्वामी सानंद के नाम से जाने जाते थे और उनकी मृत्यु 2018 में तब हुई जब वो विरोध कर रहे थे इन सब प्रोजेक्ट्स का और पुलिस ने उनको उठा लिया था, तो संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। वो रुड़की IIT रुड़की से थे और वो केवल और केवल इसी चीज पर फोकस करते थे कि क्या एनवायरनमेंट के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और वो चाहते थे कि एनवायरनमेंट और विकास के बीच में एक सामंजस्य बनाया जाए, तो वो साइंटिस्ट थे। और दूसरी बात, वहां के जोशीमठ के जो लोग हैं उन्होंने SP सती, रवि चोपड़ा और एक और व्यक्ति है उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी एक कमेटी बनवाई थी और उनसे एक रिपोर्ट बना के वो खुद सरकार को दिया था कि यहाँ पे सब्सिडेंस हो रही है जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपका ध्यान इस बात पे भी लाना चाहती हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम नैनीताल में जैसे है वो अंग्रेजों के जमाने का, उसी तरह से जब अंग्रेज यहाँ थे तो वो जब रोड कटिंग करके उन्होंने सड़कें बनाई थी पहाड़ में, तब भी उन्होंने एक्सप्लोसिव्स नहीं यूज किए थे। आपको पता है कि जहां पे भी एवलांच आते हैं, मैं ये बाहर की बात कर रही हूँ यूरोप वगैरह की, तो वहां पे उस एरिया में बहुत कम डिस्टर्बेंसेस किए जाते हैं। लेकिन अगर विस्फोटकों का इस्तेमाल करा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो जगह लैंडस्लाइड पे है या जो अनस्टेबल है उसमें मूवमेंट होगा और ये कोई भी साइंटिस्ट बताएगा आपको। दूसरी बात कि जो रवि चोपड़ा जी बार बार कहते रहे, वो हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कि जो चारधाम रूट है उसके ग्रेडियंट को आप बहुत ज्यादा मत करें। मतलब ऐसे है तो आप अगर रोड बहुत ज्यादा चौड़ी करेंगे तो वो ग्रेडियंट उसका बहुत स्टीप हो जाएगा और तब ज्यादा मलबा नीचे आने का, ज्यादा लैंडस्लाइड होने का खतरा होगा, जो कि आज हो रहा है। तो ये सब साइंटिफिक चीजें हैं जो बार बार सरकार को कही जा रही थी, मगर विकास के नाम पे वो सुनने को तैयार नहीं है। आज जो फोटोग्राफ्स हटाई गई है NDMA की वेबसाइट से, उसमें ये कहा गया है कि मतलब जो अब ये बताएंगे, अब ये सच्चाई बताएंगे, अब ये अलग
टेक बताएंगे, ये उनका ओरिजिनल टेक नहीं है और एनटीपीसी की गलती नहीं है। हम एनटीपीसी को इतनी जल्दी कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं तो ये सरकार से जानना चाहती हूं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनको ये भी कहा गया है कहने के लिए कि जो टनल बनाया जा रहा है, ये कहना है कि वो जोशीमठ से 1 किलोमीटर दूर बाहरी बाउंड्री से और 1.1 किलोमीटर नीचे है, इससे उसका कोई असर नहीं है। लेकिन आप बताइए कि अगर नीचे आप कच्ची पहाड़ी, यंग कोल्ड माउंटेन्स है ये, अगर उसके अंदर विस्फोट करेंगे तो क्या पूरा पहाड़ हिलेगा? नहीं। और खास करके जब हम सीस्मिक जोन पे और सेंट्रल थ्रस्ट के बिल्कुल पास है। ठीक है, एक बार हेमंत द्विवेदी जी, हेमंत द्विवेदी, जो बात मैं समझ पाया सुजाता पॉल जी की, ओझा साहब की, क्या डेवलपमेंट एक बड़ी वजह है जब आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं? ठीक है, अच्छा है डेवलपमेंट करना, नए होटल्स बने, नए प्रोजेक्ट्स आए, नए पावर प्रोजेक्ट्स लगे, नए डैम्स बने, लेकिन क्या नेचर को दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया डेवलपमेंट के चलते? उसकी वजह से यह हादसा हुआ जोशीमठ। देखिए, ये बात सही है कि जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से जो है कि डिसबैलेंस होगा। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। और इसमें जिस प्रकार से भी जो है कि टेक्निकल टीम वहां पर जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक गए हुए हैं, उस पर बहुत सारी चीजें जो है आने वाले समय के लिए हम सब लोगों के लिए सब मिलने वाली हैं। ये बात सही है कि इन सब चीजों का जो है कि ध्यान रखना चाहिए। अगर विकास हो रहा है तो उस विकास में हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, उससे आने वाली दिक्कतों के बारे में भी सारी सरकारों को सोचना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये सब चीजों में चूक हुई है और उसको लेकर निश्चित ही मैं इतना कह सकता हूं जरूर कि हम अपनी जिम्मेदारी, सरकार आज हमारी है, सरकार उसको लेकर पूरी सजग है। भविष्य को लेकर बहुत सारी चीजें इस राज्य के अंदर, पर्वतीय राज्य, मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे टाउनशिप, हमारे हिमालय राज्य होने के कारण बहुत जगहों पर, आज जोशीमठ की बात नहीं है, और भी जगह हैं, उन जगहों को लेकर सरकार इस पर पूरी रोड मैप और पूरी ब्लूप्रिंट इस पर तैयार हो रहा है और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं जरूर कि सरकार पूरी तरह से सजग है, संवेदनशील है और इसको लेकर हम भविष्य में आगे सारे लोग इस पर, सरकारें रहे जो भी सरकारें रहे, उस पर इसको हमें ध्यान देना चाहिए। इन सब चीजों का जिस प्रकार से साइंटिस्ट हमारे कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। दास साहब ने जिस प्रकार से कहा कि जहां पर जब हम विकास कार्य करते हैं तो वहां की हमारी मिट्टी है, वहां की बेयरिंग कैपेसिटी है, वहां का ज्योग्राफिकल वो है। जिस तरह से 1976 में जब कहा था इस पर कि इसकी जांच हुई थी, जब मिश्रा कमेटी ने जब बताया था कि ये जो जगह है बहुत संवेदनशील है, एक मलबा है, उस पर इकट्ठा मलबा के ऊपर ये जो है कि टाउन बसा हुआ है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूकें हुई हैं, लेकिन भविष्य में वो चूक ना हो, ऐसा हम सब लोगों को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए। सुजाता पॉल जी, एक चीज मैं बताना चाहता था। जी, तो मैं आपको जो बात इस वक्त कह रही हूँ, इस वक्त जो सबसे प्राथमिकता हमें देनी चाहिए वो वहां के लोगों की सुरक्षा को है। तो लोगों को वहां से इमीडिएटली हटाया जाना चाहिए। और अगर एक एरिया में है और यहाँ पे 3 जोन्स बनाए हैं, जो अति संवेदनशील है, जो संवेदनशील है और जो सुरक्षित है। तो अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके हैं, क्या वो सुरक्षित वाली तरफ नहीं जाएंगे? इसलिए हमने ये सुझाव भी दिया हमारे डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री जी को कि पास ही में, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है कि पास ही में कहीं पर बहुत ज्यादा जमीन सरकार के पास है जहां पर इनको ले जाया जा सकता है। इमीडिएटली वहां पर फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स खड़े कर सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को शिफ्ट करा जाए और सेकंड प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जोशीमठ को कितना बचा सकते हैं, खास करके जो हमारा ज्योतिर्मठ है या जो हमारा कल्प वृक्ष है या जो नरसिंह मंदिर है और तमाम हमारे धार्मिक स्थल है, क्योंकि हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हमारा पौराणिक शहर है ये, और यहीं से होकर हम जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ और तमाम और जगहों की तरफ। तो मेरी तो उम्मीद यही है सरकार से कि कम से कम सुनेंगे और चीजों को छुपाने के बजाय जनता के साथ पारदर्शिता के साथ व्यवहार भी करेंगे, उनकी सुनेंगे भी, उनके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि ये सरकार उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं की है। क्या आप आश्वस्त जी, उसके लिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है, आप चिंता मत करिए। और आपके सुझाव भी जो आए थे, जहां तक आप उनको सुरक्षित निकालने की बात करें तो 128 भवन जो थे वो असुरक्षित उसमें पाए गए। 760 भवनों को जो है उनमें दरार आई है और उन सबको प्रॉपर जगह पर चिन्हित करके जो है सुरक्षित स्थानों पर सरकार जो है उनको लेके जा रही है। और सारी इस बात को लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित है। आपके सुझाव आए थे, आपका डेलीगेशन गया था और आपने अच्छे सुझाव दिए थे। हम पहले भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सरकार को कोई सुझाव देते हैं तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम यहाँ के राज्य के, यहाँ के लोगों के हितों का, उनकी सुरक्षा का सबको ध्यान रखना है।
और सरकार उसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी स्वयं आप देखिए कि जीरो ग्राउंड पर है, प्रभारी मंत्री वहां पर है, हमारे स्टेट के जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो वहां पर खुद कैंप किए हुए हैं लोकल प्रशासन के साथ में, ताकि कोई निर्णय लेने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तब तक राजधानी में जाके या कोई शासन में जाके किसी अधिकारी को ना, स्वयं वहां से शासन से सीनियर अधिकारी वहां पर बिठाए हुए हैं। तो जो बातें आप कह रही हैं उन सब बातों को लेकर हम लोग चिंतित हैं। जी बिल्कुल, और किसी को क्लीन चिट देने के बजाय इस वक्त यही कार्य करा जाना चाहिए और विपक्ष को साथ लेना चाहिए। बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं इस त्रासदी के समय में। बिल्कुल, आप देखिए इस समय आपदा का समय है, ये प्राकृतिक आपदा है और हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है ये, इसमें ऐसा नहीं है। प्राकृतिक तो नहीं है। मैं अब देखिए वो साइंटिस्ट वहां पर गए हैं, अब जांच हो रही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी भी वहां काम कर रही है, भूवैज्ञानिक भी वहां पर है, आप रिपोर्ट आने दीजिए, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इस समय हमारा सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वहां के लोगों को हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, उनके अंदर जो भय का वातावरण बना हुआ है वहां पर उस वातावरण को ठीक हो, और हमारी जो प्रकृति ने हमको दिया है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमको आगे क्या काम करना चाहिए उसको लेके हम सब लोग चिंता कर रहे हैं। और उस पर मैंने कहा ना कि जब इतने सीनियर अधिकारी स्वयं वहां कैंप किए हुए हैं, इस समय सीनियर हमारे सचिव हैं, शासन के मुख्यमंत्री देखिए वो आपने बहुत देर में किया है। देखिए द्विवेदी जी ये बात मत कहिए, क्योंकि ये आपने बहुत देर में किया है, वो हमारे डेलीगेशन के जाने के बाद। राजनीति कर रहे हैं देर में? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 2 तारीख को ये घटना, 2 तारीख को ये घटना हुई थी। स्टडी का समय नहीं है भाई साहब, स्टडी का समय नहीं है, लोगों को निकालने का स्टडी अपनी तरफ चल रही है, करने का समय है। प्रबंधन मैडम, ठीक है ना, स्टडी अपनी जगह अलग पार्ट है उसका, डिजास्टर है ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा तो साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसे बचने के लिए हमें स्टेप्स उठाने थे। लेकिन ये मानव रचित आपदा हो गई, क्योंकि आपने जो सिग्नल से वो नहीं सुने। 24 दिसंबर को जो डेलीगेशन जोशीमठ से गया था मुख्यमंत्री जी के पास, उसमें अतुल सती, राजेंद्र भंडारी सब थे, मगर उन्होंने 40 सेकंड दिए, उन्हें 40 सेकंड तभी सुन लेते तो शायद इस त्रासदी को हम फेस नहीं कर रहे होते आज। क्या बात करते हैं? मैं कुछ बताऊं? बताइए द्विवेदी जी देखिए, अगर आप ये समझते हैं, आपके दर्शकों को मैं एक चीज बड़ा क्लियर करता हूं, क्योंकि श्वेता जी ने एक चीज कहा था कि जो एक्सप्लोसिव करके लगा के जब वो वहां पे डेवलपिंग करते हैं तो उसका असर होता है। देखिए कोई भी जनता या कोई भी दर्शक या कोई किसी भी एरिया के लोग ये ना समझें कि अगर वहां पे एक्सप्लोजन करके अगर ये क्या आता है, ड्रिलिंग क्या आता है या टनलिंग मशीन लगा के की जाती है, इसमें कोई फर्क है नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक्सप्लोसिव डालने से पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि वो जो रॉक है, वो चट्टान है, वो जो हिमालय का जो हिल है, उसमें कितना पावर का एक्सप्लोजन लगाया जाए, ये पहले स्टडी की होती है, उसके बाद उसमें डायनामाइट लगाई जाती है। और वो जो एक्सप्लोजन होता है उसका कितना डिग्री होना चाहिए, और वहां पे जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जब भूकंप आता है उसका कितना ट्रेमर मिलता है, ये सब लगभग रिलेटेड है। तो आप ये नहीं समझिए कि अगर वहां पे एक्सप्लोसिव नहीं डाल के अगर कुछ और किया गया और कल को वहां पे भूकंप आएगा तो वहां पे त्रासदी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। भूकंप का आना, ट्रेमर्स का, सिस्म का आना और एक्सप्लोसिव लगाना, चाहे वो वहां पे ड्रिलिंग मशीन या फिर वहां टनलिंग मशीन लगाना, हर का एक अपना वाइब्रेशन लेवल होता है जो कि ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये सब कंपेरेबल हैं, तभी ये साइंटिफिक तरीके से होती है। और दूसरी चीज, अगर कोई डेलीगेशन अगर सरकार के पास 20 दिसंबर को 22 दिसंबर को गई, अगर उसको सुन लिया जाता है तो क्या ये त्रासदी नहीं आती? ना जी ना। ये जो वेट वहां पे पड़ा है, ये वेट वहां पे अभी दशकों से पड़ा हुआ है। वो वेट इतना ज्यादा पिछले कुछ दशकों से वहां पे हुआ है कि वो जमीन सबसाइड की है, वही है सब्सिडेंस। तो वो अगर दिसंबर में कोई सुन लेते प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 40 सेकंड नहीं 40 मिनट सुन लेते तो वो रुक जाता, ना जी ना रुकता। ये रुकने वाला आगे भी नहीं है। एक तरीका है, मुझे अगर आप 30 सेकंड मैं बताता हूँ। बताइए। वो जो एरिया है जहाँ पे जितना लोड है, जितना कंक्रीट है, उन कंक्रीट को वहां से निकाल के किसी दूसरे जगह डाले, जिससे कि वहां पे पर स्क्वायर मीटर के जो लोड है वो अगर कम हो तो ये सब्सिडेंस जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये सब्सिडेंस कम हो जाएगी, हो सकता है कि कल को धंसना भी रुक जाए। लेकिन जब तक वो लोड वहां पे है, वो स्ट्रक्चर है, चाहे वो टूटे हुए हैं या ध्वस्त हैं, जब तक वो स्ट्रक्चर वहां पे है, जमीन वहां पे सबसाइड होगी। और यहीं पे सरकार का दायित्व आता है कि अगर अपने जो बड़े पुराने मंदिर वहां पे हैं, अगर उसको बचाना है तो वहां से वो जो कंक्रीट और सीमेंट जो अभी ध्वस्त हो रहे हैं, जो ढह रहे हैं अभी मकान, उन चीजों को वहां से कैरी करके कहीं और फेंकें,
जिससे पर स्क्वायर मीटर वहां पे जो लोड है वो कम हो आने वाले दिनों में, और इतना कम करना पड़ेगा कि बाकी का जो स्ट्रक्चर धंस रहा है वो धंसना बंद हो जाए। ठीक है। तो जब तक ये नहीं होता तो आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, इनकी सुजाता बात का पॉल जी आ जवाब रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं मैम, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, एक बार हेमंत द्विवेदी जी के पास। हेमंत जी, 3 बड़ी चीज जो जोशीमठ से लोगों को आप हटा रहे हैं, मुआवजे की बात हो रही है, मुआवजे की लड़ाई हो रही है, अगर आप वहां से विस्थापित करते हैं तो कहां लेकर जाएंगे, और जोशीमठ को कैसे खाली करेंगे आप? 3 चीज, उस पर सरकार का वक्तव्य। देखिए, मैंने कहा है कि जैसे अभी 760 भवन जो है कि इसकी चपेट में आए हैं, उसमें 128 भवन जो है वो बिल्कुल असुरक्षित हैं, और जो वहां की संख्या जो लोग हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं। वहां पर सुरक्षित स्थान अभी हम होटल में, प्राइवेट होटल में, वहां पर एक संस्कृत विद्यालय है वहां पर, और जो खाली जगह है वहां पर हम जो फैब्रिकेशन से कुछ टेंट वगैरह वो बनाए, उनसे सबसे बातचीत करके उनकी सहमति से उनको बाजार भाव से उनको मुआवजा दिया जाएगा। उनका जिस प्रकार से जितना भी जिसका नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। सबके साथ विचार विमर्श करके और उसको सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, उन जगहों पर उसका जो है कि विस्थापन किया जाएगा। उसमें तत्काल प्रभाव से तो अभी हम जो नजदीक के आसपास की जगह है, अभी हमारे पास एकदम से, अगर फैब्रिकेशन में भी आप देखें कि फैब्रिकेशन बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जगह चिन्हित कर ली गई है कहां पर उनको करना है। लेकिन फिलहाल हम उनको संस्कृत विद्यालय वहां पर एक सुरक्षित स्थान पर है, प्राइवेट होटल्स है उसके सराउंडिंग में, उनमें उनको रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। जहां जहां पर भी जगह जो सुरक्षित है तत्कालिक उस पर तो उनको यहाँ ले जाया जाएगा। उसको लेकर फिर बाद में जो जगह चिन्हित की है वहां पर हम निर्माण कार्य करा के और उनके साथ आपस में बातचीत करके वो सहमत होंगे कि बाजार भाव से उनका जो नुकसान हुआ है उनका नुकसान की पूरी भरपाई सरकार पूरी तरह से करेगी। उनको संतुष्ट करने के बाद ही वहां से भी कार्रवाई हम करेंगे। सुजाता पॉल जी, क्या विपक्ष संतुष्ट है जिस हिसाब से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और धामी साहब काम कर रहे हैं? क्या विपक्ष संतुष्ट है उस काम से, जो वहां के लोग, जो उनका दर्द है, जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं, जो मुआवजा की बात चल रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक दिशा में काम हो रहा है? जी, मैं उस पर आती हूँ, मगर डॉक्टर झा ने एक बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। उनको बताना चाहती हूँ कि एक टनल बोरिंग मशीन उस टनल में फंस गई थी, और 3 तारीख की सुबह को उसमें बहुत सारे विस्फोटक जब इस्तेमाल करे जा रहे थे, छोटे छोटे होते हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे, 200 to 250 कम से कम वहां पे विस्फोट हुए थे। तब दरारें अचानक एकदम बढ़ने लग गई थी और लोग बाहर आए, जब प्रोटेस्ट किया उन्होंने विस्फोट करना बंद किया, और ये दरार, जैसा कि आप खुद ही इस बात को मान रहे थे, जिस स्पीड में ये बढ़ रहे थे वो स्पीड कम हो गई। लेकिन वो जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो एक चेन रिएक्शन की तरह होगा कि अब वो बढ़ा है तो वो बढ़ेगा। लेकिन उसमें जो आप अभी बात कह रहे हैं, यही हम भी कह रहे हैं कि अगर वहां से क्योंकि आप कह रही हैं जो ब्लास्टिंग की जा रही थी, उस ब्लास्टिंग के बाद ही दरार देखने को मिली वहां पर। जी बिल्कुल। और ये रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने काम बंद करा दिया, और फिर भी कई चैनल्स ने दिखाया कि रात के समय में भी वहां विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है, रोड कटिंग भी हो रही है, टनल में भी काम चल रहा है। तो ये बता रहा है ना कि सरकार कोई भी निर्देश दे भी रही थी तो वो कह रही थी कि हम दे रहे हैं, मगर सुन कोई नहीं रहा था। ठीक है, इसका मतलब है कि क्विक रिएक्शन दे दीजिए, क्या ब्लास्टिंग की वजह से दरार आई जोशीमठ के अंदर? देखिए, जैसे साइंटिस्ट अभी कह रहे थे, अब सुजाता जी इतनी विद्वान है, इतनी साइंटिफिक, उनको सारा नॉलेज है, वो कह रहे थे 40 सेकंड का समय दिया है, अगर 40 मिनट दे देते तो वो इसको रोक लेते। वो तो हर चीज पर राजनीतिक बातें कर रही हैं। आप देखिए कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से, जैसे ही नहीं तत्काल प्रभाव से सरकार ने सारे जितने भी जहां पर निर्माण कार्य थे उनको रोका गया है। और सरकार जो कह रही है कि ब्लास्टिंग से यह हुआ, वो ठीक है, वो ब्लास्टिंग तो ये तो अब साइंटिफिक जो वहां पर वैज्ञानिक गए हुए हैं, जो वहां पर टेक्निकल टीम गई हुई है, वो इन सब चीजों के ऊपर जांच कर रही है। अभी ये कहना कि उसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ, ये दशकों से जो समस्या नहीं, ये कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। नहीं, क्यों कहना, ये आप क्यों कहना पड़ेगा? जब कहना पड़ेगा, क्योंकि द्विवेदी जी 40 सेकंड उनको दिया गया जब वो वहां के लिए बताने गए थे कि इस तरह दरारें आ रही हैं। मैं मैडम, ये बिल्कुल गलत और भ्रामक, ये बिल्कुल गलत और भ्रामक हुआ है, ये सिचुएशन नहीं आती, ये बिल्कुल गलत और भ्रामक हुआ है कि साहब ब्लास्टिंग की वजह से, ये ब्लास्टिंग की वजह से हुआ है। मैं इस बात पे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि देखिए टेक्निकल टीम और साइंटिस्ट और वैज्ञानिक वहां पर जांच कर रहे हैं, उसका कारण अभी आपके सामने सबके सामने आ जाएगा। ये आप राजनीतिक रूप से मत बोलिए कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने कहा, सरकार ने निर्देश दिए थे
आप इस तरह मुआवजे का नहीं आप ये तो गैर जिम्मेदाराना, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है 4.5 लाख रुपए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। के लिए दे रहे हैं, जिसका पूरा घर चला जा रहा है, उसको 4.5 लाख रुपए ये देने फौरी का तौर सही पर है, फौरी तौर पर है, आपने उनको जब दिया जाएगा कैबिनेट बाजार की भाव से, उसका बाजार भाव से उसका तय किया जा रहा है। तो ये कौन करेंगे, कह रहा है कि उनका जिसका मुआवजा, घर तोड़ आप रहे इस बात को हैं, जल्दबाजी, ध्वस्त कर रहे आप इस हैं, बात को उसको इतनी बात जल्दी नहीं त्वरित जो है कि करेंगे। हर चीज में आप राजनीतिक वहाँ रूप ले रहे हैं, पर राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। आपके पास अधिकारी सारे बने लोगों कोरोना से, के समय सारे में लोगों से याद बातचीत करके देखिए कि हमारी पूरी इसरो मशीनरी, ने हमारी कितनी पूरी जल्दी अथॉरिटी प्रीफैब वहां पर है, स्ट्रक्चर्स खड़े थे, उन सबसे बातचीत अब आप करके कह उसका रहे हैं बाजार कि भाव से उनका मुआवजा दिया स्ट्रक्चर्स जाएगा। खड़े करने के ये लिए तो बहुत तात्कालिक टाइम फौरी तौर लगेगा पर है, और बहुत फौरी तौर पर मुआवजा दिया जा रहा है, मेहनत एकदम सारी लगेगी। चीजें थोड़ी हो कैसे जाएंगी वो एक रात लगेगी? ये में। नेशनल डिजास्टर ये तो सिर्फ आप बयानबाजी करने के लिए आप बता दीजिए कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि 40 सेकंड का उनको समय दिया था, अगर उनको समय दे देते तो साहब ये रुक जाता। बिल्कुल नहीं 40 रुकता सेकंड का समय नहीं, दिया तो लेकिन साहब कम रुक से जाता। कम ये जब दरारें आ रही थी आप वहीं से स्टेप्स लेने लगते, जो वहां पे विस्फोटक का इस्तेमाल सरकार हो रहा था, पूरी तरह से मुख्यमंत्री गंभीर है, मैं इतना ये कह सकता हूं निर्देश अगर जिम्मेदारी देते से कि और सरकार पीएमओ पूरी तभी तरह से संज्ञान लेते, संवेदनशील है, तब तो सरकार कार्यवाही पूरी शुरू तरह हो से जाती, पूरी साइंटिस्ट तरह का से इस सर्वे पर जो है वहीं से कि शुरू हो जाता। सरकार रुकने चिंता वाला कर तो रही ये है, हम भी यहाँ से नहीं है, लेके केंद्र ये आप तक मान हमारी रहे सरकार हैं, इस पर जो है ये कि चर्चा भाजपा कर रही के है। प्रवक्ता इस ठीक है, बात ग्रुप को कैप्टन मान वीएन रहे झा हैं। साहब की बात सुनो। झा साहब देखिए, विवाद उसी ब्लास्टिंग पर है, ले देकर लोग उंगली उठा रहे हैं उसी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया को लेकर, कह रहे हैं उसी ब्लास्टिंग की वजह से ये दरारें आई जो हम देख रहे हैं अपने दोनों तरफ। इस समय वहां पर जांच चल रही है, समझ जांच रिपोर्ट आने दीजिए ना, वहां पर टेक्निकल टीम गई है, साइंटिस्ट गए जब हुए दूसरे हैं। बोल रहे होते तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। और जब मैंने देखा था सुजाता पॉल जी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है, महिला बैठी हुई है, यूजली महिलाएं दूसरे के ऊपर नहीं बोलती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आज एक साफ और साफ सुथरा डिबेट सुनने को मिलेगा। लेकिन जब एक लोग दूसरे के ऊपर बात करने लगते हैं तो सुनाई कुछ भी नहीं देता है, खास करके जब मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, ब्लास्ट वर्सेस टनलिंग मशीन वर्सेस ड्रिलिंग मशीन, और ये जो चीजें हो रही है, तो आप एक चीज जान लीजिए, ये जो जोशीमठ में हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा जी, लगभग 1 साल पहले से प्रोसेस शुरू हुई है। 1 साल पहले से ही कुछ एक दरार जो है आने शुरू हुए थे, वो उसी समय से हुए थे। उस समय में ये ड्रिलिंग मशीन जाके वहां पे नहीं फंसी। तो देखिए, जब वो प्रोसेस शुरू होता है कि जमीन सबसाइड होनी शुरू होती है, जब जमीन सबसाइड होनी शुरू होती है और वो एरिया जो है वो ट्रेमर वाला एरिया है, वहां पे हर दूसरे महीने में ट्रेमर आती है, वहां पे भूकंप आती है, चाहे वो जिस भी लेवल का हो, चाहे 3 रिक्टर स्केल पे हो या 6 रिक्टर ठीक है, स्केल पे हो। थोड़ी तो वक्त की जितनी कमी है। बात- मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, हम आगे 30 भी सेकंड आपसे और बात दीजिएगा। करेंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप सब आए मेहमान, बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी हमारी कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, इस पर बातचीत हो, जो राजनीति हो रही है उस पर भी बातचीत हो। लब बोलो आप क्या है, यही है, जब जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। किसी भी चीज की कोई क्षमता यानी लिमिट होती है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।